हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा, योर फिजिक्स एजुकेटर। वेलकम टू द चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स का जो छठा चैप्टर है ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसकी एक बढ़िया वाली रैपिड रिवीजन करने वाले हैं। मतलब पूरे का पूरा जो चैप्टर है उसके पूरे के पूरे चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट हैं, पूरे के पूरे चैप्टर के जो डेरिवेशन है, फॉर्मूलाज है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को 30 मिनट में अच्छे से समझ में आने वाले हैं। और एक बढ़िया वाली रैपिड रिवीजन आप लोगों की इस वीडियो में होने वाली है इस चैप्टर की। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना और हो सके तो अपने फ्रेंड्स तक जरूर से शेयर कर देना, क्योंकि बहुत सारी मेहनत लगती है। पहले नोट्स बनाए जाते हैं, फिर वीडियो बनाई जाती है आप लोगों के लिए। ओके, सबसे पहले मैं बोलूँगा कि इस चैप्टर से रिलेटेड जो डिटेल्ड वन शॉट है वो ऑलरेडी करवा रखा। मतलब इस चैप्टर को पहले मैंने डिटेल्ड वन शॉट में करवा दिया है, 1.5-2 घंटे का वीडियो, वो भी देख लेना। साथ में डिटेल्ड डिजिटल हैंड रिटन नोट्स ऑलरेडी दिए हुए हैं आप लोगों को। इस चैप्टर के प्रीवियस ईयर करवाए हुए हैं यार, एमसीक्यू करवाए हुए हैं। 1 पेजेस नोट्स इस वीडियो के बाद टेलीग्राम में पोस्ट हो जाएंगे। साथ में न्यूमेरिकल की टाइप्स की कैसे कैसे न्यूमेरिकल आते हैं, तो वो भाई साहब सब आप लोगों को यहाँ पे ऑलरेडी इस चैनल के ऊपर करवा दिया गया है। तो मतलब ये नहीं है कि अगर मैं 30 मिनट वीडियोस बता रहा हूँ, बना रहा हूँ, तो सिर्फ मैंने 30 मिनट्स में ही सब कुछ निपटा दिया। अरे भाई नहीं, पहले बिल्कुल डिटेल में करवाया, अब रिवीजन वीडियोस आप लोगों के लिए आ रही है। तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, अगर नहीं देखी है तो देख लेना एक बार से। ओके, साथ में बेटा जी टेलीग्राम चैनल है सुनील जांगड़ा सर के नाम से, मोस्ट एक्टिव टेलीग्राम चैनल है, जिसमें आप लोगों को क्लास 12 फिजिक्स का फुल कंटेंट मिलता है। चाहे वो वीडियोस लेक्चर हो, चाहे वो नोट्स हो, चाहे वो इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स हो, सब आप लोगों को यहाँ पे मिलते हैं। और मेरी जो क्लासेज होती हैं, जिनके मतलब फ्री क्लासेज जो होती हैं, वो सब का लिंक आप लोगों को यहाँ पे मिलता है। इंस्टाग्राम पे मेरा हैंडल है सुनील जांगड़ा 26 के नाम से। अगर आप लोगों को फिजिक्स के रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, तो आप मुझे यहाँ पे मैसेज कर सकते हो और बहुत जल्द आप लोगों की जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन कर दिया जाएगा। या फिर मैं बोलूँ कि जो आप लोगों का क्वेश्चन होगा उसका बहुत ही जल्द रिप्लाई कर दिया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर की रिवीजन को और जल्दी जल्दी से निपटाते हैं। सबसे पहले आप लोगों को ईएमआई में क्या आना चाहिए, मैग्नेटिक फ्लक्स आप लोगों को आना चाहिए। ठीक है, देखो यार, अगर मैं एक शीट लूँ, ठीक है, ये एक मैंने शीट ली, इस शीट में से फील्ड लाइंस ऐसे परपेंडिकुलर क्रॉस कर रही हैं, जा रही हैं। ठीक है, तो उन फील्ड लाइंस के जो नंबर हैं, उनकी संख्या, वो बोला जाता है मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स। द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्रॉसिंग ए सरफेस इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। क्रॉस कैसे होनी चाहिए? नॉर्मली होनी चाहिए। क्रॉस कैसे होनी चाहिए? नॉर्मली, मतलब जहां जिस दिशा में आपका बी जा रहा है उसी डायरेक्शन में आपका ए वेक्टर होना चाहिए। समझ में आई? तो उसे बोला जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स। इसका एक फॉर्मूला होता है, फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए मतलब एरिया जिस सरफेस में से वो जा रही है, साथ में बी इज द मैग्नेटिक फील्ड। डॉट को ओपन करते हैं तो बी ए कोस थीटा मिलता है। मैंने सारी चीज़ मेंशन की हुई है कि बी क्या होता है यार? स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है, ए इज द एरिया ऑफ सरफेस होता है, थीटा जो होता है बी और ए के बीच का एंगल होता है। समझ में आई चीज़ें? दूसरी बात, अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर नंबर ऑफ टर्न्स आ जाए, मान लो कि कोई कॉइल आपने ली है, जैसे कि ये एक सिंगल टर्न मैंने लिया हुआ है, तो इसमें तो आप सिंपली बता दोगे कि फ्लक्स कितने होगा, बट यहाँ पे बहुत सारे टर्न्स हो तो उसके नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तो टोटल फ्लक्स आप लोगों को मिल जाएगा। ओके, साथ में मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो वेबर होती है। सीजीएस में अगर मैं बात करूँ तो वो मैक्सवेल होगी, और जो 1 वेबर है वो 10⁸ मैक्सवेल होता है। ये बेसिक चीज़ है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब ईएमआई क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? जो ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, जो स्टार्टिंग में ही इस चैप्टर की मतलब पहला टॉपिक जो मैंने पढ़ाया है, इसी को ही चेंज करना। ठीक है, इसको चेंज करना और वो फिर किसी के साथ लिंक हो रहा है, किसी के साथ मतलब कोयल या सर्किट के साथ लिंक हो रहा है, तो उस कोयल और सर्किट के अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाता है? एक ईएमएफ बन जाता है नया, जिसको इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं। तो एक बार पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इन शॉर्ट क्या बोला जाता है? ईएमआई। इट इज द फिनोमिना ऑफ जनरेटिंग एन ईएमएफ बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, जिसको मैग्नेटिक फ्लक्स ही बोला जाता है, एसोसिएटेड विद द सर्किट। द ईएमएफ सो जनरेटेड इज नोन एज इंड्यूस्ड ईएमएफ। इफ द सर्किट इज क्लोज तो उस टाइम करंट फ्लो करेगा, तो करंट को क्या बोला जाता है? इंड्यूस्ड करंट बोला जाता है। सिंपल सी भाषा में बताता हूँ, मतलब सिंपल सा तरीके में बताता हूँ कि क्या है। जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स किसी सर्किट या कोयल के साथ जब लिंक हो रहा है और वो चेंज हो, जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो किसी कोयल या सर्किट के साथ और वो चेंज हो, तो उस सर्किट के अंदर या कोयल के अंदर एक ईएमएफ बन जाता है, इंड्यूस हो जाता है, जिसको इंड्यूस ईएमएफ बोलते हैं। अगर सर्किट क्लोज है तो वहाँ पे करंट फ्लो करेगा, उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। समझ में आया? नेक्स्ट टॉपिक आता है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे ने 2 लॉ दिए, फर्स्ट लॉ एंड द सेकंड लॉ, दोनों बिल्कुल सिंपल है। फर्स्ट लॉ में बिल्कुल सेम यही बात बोलेगी कि भाई क्या होता है, वेन एवर द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द सर्किट चेंजेस एन ईएमएफ इज इंड्यूस इन द सर्किट। और दूसरे लॉ में क्या बोला गया, इसकी एक मैथमेटिकल फॉर्म दे दी गई, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ
इज इक्वल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मतलब जो पहला लॉ था, ये जो पहला लॉ था, इसको मैथमेटिकल फॉर्म देना, वो था इसका सेकंड लॉ, फैराडे जी का सेकंड लॉ था वो। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डी फाई बाई डी टी, मतलब यहाँ पे चेंज इन फ्लक्स अपॉन चेंज इन टाइम है, मतलब टाइम के साथ साथ फ्लक्स में चेंज। या फिर ये बोलो कि क्या हो रहा है कि फ्लक्स किस हिसाब से चेंज हो रहा है कोयल या सर्किट के साथ, तो वो जो चेंज हो रहा है उसी से ही क्या बन रहा है, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डी फाई बाई डी टी आप लोग लिख सकते हो। देखिए यहाँ पे ना ई इज इक्वल टू माइनस लिखा हुआ है, ये माइनस शो करता है, नेगेटिव साइन जो शो करता है वो डायरेक्शन ऑफ ई शो करता है, बट डायरेक्शन ऑफ ई किसने दी थी, वो लेंज लो ने दी थी। ठीक है, कि ईएमएफ किस डायरेक्शन में बनेगा वो लेंज लो में दी गई थी, लेंज लो में बताई गई थी। ओके, तो उस लेंज लो को भी एक बार पढ़ लेते हैं। अब देखो यार ध्यान से देखना क्या कहता है ये लो, दिस लो गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये लो हमेशा किसकी डायरेक्शन देगा भैया, इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन देगा कि किस डायरेक्शन में बनेगा। अकॉर्डिंग टू दिस लो, ध्यान से पढ़ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू दिस लो द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए सर्किट इज सच दैट इट अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स प्रोडक्शन। भाई लेंज लो हमेशा क्या करेगा, वो क्या करेगा, वो अपोज करेगा द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स प्रोडक्शन। इसको बिल्कुल डिटेल में मैं अभी बताता हूँ आप लोगों को, बिल्कुल डिटेल में अभी आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। बट उससे पहले आप लोगों को बताता हूँ कि लेंज लॉ जो है वो क्या है भैया, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है, आप लोग ये बोल सकते हो। दूसरी बात, अब हुआ क्या, मान लीजिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इसकी एप्लीकेशन से मैं आप लोगों को बताता हूँ, यहाँ से बताता हूँ बिल्कुल डिटेल में, इसको मैं यहाँ से बताता हूँ, ठीक है। अभी इसकी बात भी करेंगे बट पहले इसको देख लो। ये कॉइल हमने ली, ये है भैया एक बार मैग्नेट, जिसमें ये नॉर्थ है, ये साउथ है। अब ये जा रहा है इधर, ये मोशन जो लिखा है इसका मतलब ये इधर जा रहा है। अब इससे फील्ड लाइंस जाती हैं यार ऐसे। अब जैसे जैसे ये मैग्नेट इसके पास जा रहा है तो इस कॉइल के साथ लगने वाली जो फील्ड लाइंस है वो क्या इंक्रीज हो रही है, यस इंक्रीज होंगी। इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो लेंज लॉ क्या कहता है, ये फ्लक्स में होने वाले चेंज को अपोज करता है। तो भैया इसके साथ जो अटैच हो रहा है फ्लक्स वो इंक्रीजिंग है, तो उसको डिक्रीज करना पड़ेगा। डिक्रीज कैसे करेंगे, देखो यार यहाँ से फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं, इसमें से अंदर होके जा रही हैं, तो डिक्रीज करने के लिए फील्ड लाइंस, इसमें से फील्ड लाइंस अब ऐसे आनी चाहिए। वो कब हो सकती हैं, जब इसमें करंट कुछ इस डायरेक्शन में हो, ठीक है। मतलब कोयल आपने सामने की तरफ रख ली, अगर उसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो फील्ड आपकी तरफ आ रहा होगा, ठीक है। तो वो इस फील्ड लाइन को अपोज करेगा, तो यही तो लेंज लॉ ने बोला था। समझ में आई चीज़ें, तो ये होता है भैया लेंज लॉ। सिमिलरली अगर आप इसको दूर लेके जाओगे तो क्या होने वाला है, इसके साथ जो फ्लक्स अटैच होगा वो डिक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग को इंक्रीज करना पड़ेगा। इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, कोई चीज़ अगर इधर जा रही है तो उसी की डायरेक्शन में एक फ्लक्स बने, तो भाई सेम डायरेक्शन में अगर कोई चीज़ जाएगी तभी तो वो प्लस होगी, तो हमें उसी डायरेक्शन में एक फ्लक्स बताना होगा, तो उसके हिसाब से करंट ऐसा आना चाहिए। तो समझ में आया लेंज लॉ क्या कहता है, ओके समझ में आ गया। चलिए अब फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या कहता है, इसको एक बार समझ लेते हैं। देखिए फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ये हमारा राइट हैंड है, ठीक है। इसको ऐसे अरेंज करिए, फिंगर्स को आप ऐसे अरेंज करिए जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया। जो थंब है वो थ्रस्ट या फिर मोशन को शो करेगा, जो ये फर्स्ट फिंगर है हमारी, ये मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगी, और जो हमारी सेंट्रल फिंगर है, ये वाली फिंगर जो है, ये वाली फिंगर, ठीक है, ये इंड्यूस्ड करंट को शो करती है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। ये रूल बहुत कम यूज़ किया गया है मेरे द्वारा इन चैप्टर्स में, मतलब जो वन शॉट भी मैंने करवाया था उसमें बहुत कम मैंने ये रूल यूज़ किया, बट मैंने मोस्टली राइट हैंड थंब रूल यूज़ किया है। कौन सा रूल यूज़ किया बेटा, राइट हैंड थंब रूल यूज़ किया है, और वो मोस्टली केसेस में कवर हो जाता है। 99.9 केसेस में आप वो वाला यूज़ कर सकते हैं, और वो मैंने ऑलरेडी बताया भी हुआ, ठीक है। अब एप्लीकेशन मैंने बता दी कि लेंज लॉ में किस तरीके से काम करता है। और भी तरीके होते हैं ईएमएफ जनरेट कराने के, वो यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि एक कॉइल है, ये एक कॉइल है, इसमें लगी हुई है बैटरी, इसमें लगा हुआ है भैया यहाँ पे गैल्वेनोमीटर करंट को देखने के लिए। ये स्टेशनरी है, ये मूविंग है। तो यहाँ पे क्या होगा, व्हेन ए करंट कैरिंग कॉइल, जब ये करंट कैरिंग कॉइल को मूव करते हैं टुवर्ड ए स्टेशनरी कॉइल, द डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस इन स्टेशनरी कॉइल इज एज शोन इन द फिगर। मतलब ये क्या बोल रहा है कि भैया देखो, जैसे ही यहाँ से करंट जाएगा तो इंडक्टर है भाई, करंट जा रहा है, करंट क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इसके साथ अटैच होगा, और ये इसकी तरफ जा रहा है तो चेंजिंग होगा, तो इसमें भी क्या बन जाएगा, करंट बन जाएगा। अब दूसरा केस, व्हेन ए करंट कैरिंग कॉइल इज मूव्ड अवे फ्रॉम ए स्टेशनरी कॉइल, अब इसको दूर ला रहे हैं
तभी तो फ्लक्स जो लिंक हो रहा है इस कॉइल के साथ तभी तो चेंज हो रहा है। तो उसका मतलब चेंज अगर हो रहा है फ्लक्स तो इसके अंदर क्या बनने वाला है, एक ईएमएफ इंड्यूस होने वाला है और उससे करंट बनेगा। सिंपल सी बात हुई। मतलब जरूरी नहीं है कि ईएमएफ सिर्फ इसी तरीके से ही आप चेंज कर, मतलब इसी तरीके से बना सकते हो फील्ड को, बस इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो। भाई फाई का मतलब है बी ए कोस थीटा। बी चेंज हो रहा है तब भी बनेगा, अगर ए चेंज हो रहा है तब भी बनेगा, एंगल चेंज हो रहा है उनके बीच का तब भी चेंज हो रहा है फ्लक्स। तो फ्लक्स चेंज होने से तो मैग्नेटिक इंड्यूस ईएमएफ बनता है। क्लियर हुई इतनी चीज़ें? ओके चलो अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे एक लूप हमने रखा है, यहाँ पे हमने एक लूप रख दिया है और इसमें नीचे एक रोड रख दिया है। इस रोड के अंदर जो करंट है या फिर कंडक्टर रख दिया है, इस कंडक्टर के अंदर जो करंट है वो इंक्रीजिंग करंट है। अब सिंपल सी बात है कि यार इसमें से अगर करंट जा रहा है तो इसके चारों ओर एक फील्ड बनेगा, चारों ओर फील्ड बनेगा तो इस कॉइल में से जो फील्ड आएगा वो डॉट आएगा, डॉट मतलब बाहर की तरफ आ रहा होगा। और ये करंट अगर इंक्रीजिंग है तो इसके अंदर जो फील्ड अटैच हो रहा है, जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोल रहे हैं या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स बोल रहे हैं, वो भी तो अटैच हो रहा है और वो चेंज हो रहा है और इंक्रीजिंग है। लेंज लॉ कहता है कि इंक्रीजिंग फ्लक्स को डिक्रीज कर दो। डॉट आ रही मतलब बाहर फील्ड आ रहा है तो उसको डिक्रीज कैसे करेंगे, उसके अपोजिट डायरेक्शन में अंगूठा अंदर करो, करंट की डायरेक्शन आ जाएगी भैया। तो करंट इसमें ऐसा बनने वाला है और इस पर बहुत बार क्वेश्चन देखा गया है, इस पर बहुत बार भाई साहब क्वेश्चन देखा गया है। तो आप लोग जरूर से इस टॉपिक को अच्छे से देख लेना। अगर करंट मान लो डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है फिर एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। क्यों बनेगा देखो, अब फील्ड लाइंस तो फिर भी बाहर ही आ रही है ना, बाहर आ रही है तो भैया उसी डायरेक्शन में अंगूठा कर दो। आपको भी फील्ड लाइंस उसी डायरेक्शन में चाहिए ना, तो फिर करंट की डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है, समझ में आ रही है चीज़ें? अब आगे देखो मोशनल ईएमएफ की अगर हम बात करें, मोशनल ईएमएफ क्या होता है, नाम से पता लग रहा है मोशनल, किसी का मोशन होना फिर ईएमएफ बनना है ना। देखो क्या हुआ, यहाँ पे हमने मैग्नेटिक फील्ड लिया। अच्छा ये क्रॉस क्या शो कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड शो कर रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन और इनवर्ड है। क्रॉस है तो इनवर्ड है, डॉट होता तो आउटवर्ड होता परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि व्हेन ए कंडक्टिंग रोड जिसकी लेंथ है कितनी एल, मूव कर रही है विद वेलोसिटी वी और ये परपेंडिकुलर टू है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी। तो कॉमन सी बात है यार, देखो जब भी किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई रोड मूव करेगी, जब भी किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई रोड मूव करने वाली है तो भाई साहब वहाँ पे एक ईएमएफ बनने वाला है उस रोड के एंड्स के बीच में, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है कि ये हमने एक लूप ले रखा है, ये हमने एक कंडक्टिंग लूप ले रखा है जिसमें ये ब्रांच क्या मूवेबल है, जिसकी लेंथ एल है, मैग्नेटिक फील्ड बी में रखे, ये विद वेलोसिटी वी के साथ इधर जा रही है। तो जब ये इधर जा रही है, मान लो ये इधर आ गई, तो इससे अटैच होने वाला जो फ्लक्स एरिया है वो इंक्रीज़ हुआ, वो इंक्रीज़ हो रहा था, उससे रिलेटेड जो फील्ड लाइंस है वो ज़्यादा हो रही है। इसका मतलब फ्लक्स चेंज हो रहा है, फील्ड लाइंस को तो फ्लक्स बोल रहे हैं, फ्लक्स चेंज हो रहा है तो ईएमएफ बनना लाजमी है। तो ईएमएफ जो यहाँ पे बनता है उसका फॉर्मूला होता है ई इज इक्वल टू बी एल वी, ई इज इक्वल टू बी एल वी। अगर हम एग्जैक्ट फॉर्मूला देखना चाहते हैं तो वो होगा बी वी एल साइन थीटा। यहाँ पे तो हमने 90 का केस बोल दिया ना कि वो कैसे हैं, परपेंडिकुलर है। कौन, वी एंड बी जो है वो परपेंडिकुलर है। दैट्स वाई क्या हो रहा है कि वो सीधा मैंने फॉर्मूला ये लिख दिया था, साइन 90 इज 1 हो जाएगा। ओके, वैसे फॉर्मूला ये है बी वी एल साइन थीटा, एक बार से याद कर लेना, देख लेना। ओके नेक्स्ट देखो, अगर कोई रोड देखो यहाँ पे थी मूव कर रही थी, अगर कोई रोड रोटेट करे, अगर कोई रोड रोटेट करे या फिर कोई डिस्क रोटेट करे तो एक ही बात है, एक ही फॉर्मूला आप लोगों को यहाँ पे यूज़ करना है, ध्यान से देखना। देखो व्हेन ए कंडक्टिंग रोड जिसकी लेंथ एल है, जिसकी लेंथ भैया एल है, जो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है किसी मैग्नेटिक फील्ड में, तो वहाँ पे भी उसके सीरों के बीच में यहाँ और यहाँ क्या बनने वाला है, यहाँ और यहाँ बनने वाला है भैया एक ईएमएफ। और इस ईएमएफ की वैल्यू क्या होती है, वो होती है बी ओमेगा, जितनी लेंथ है उसकी वो, मतलब ये एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट होता है नीचे 2। क्लियर है, तो ये फॉर्मूला आप लोगों के पास यूज़ होगा। मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ई की वैल्यू बता रहा हूँ कि कैसे बनेगी, जो डायरेक्शन है वो लेंज लॉ से ही दे रहे होंगे हम बार बार से। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। अब ओमेगा जो होता है वो होता है 2 पाई फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब 2 पाई बाई टी कर दूँ तो आप ऐसे भी लिख सकते हो ओमेगा को, आप ऐसे भी लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे क्या किया कि ओमेगा को 2 पाई फ्रीक्वेंसी यूज़ किया, इसको यहाँ पे पुट कर दिया, तो ये बना बी 2 पाई फ्रीक्वेंसी और एल का स्क्वायर है, नीचे हो गया 2। क्लियर है बेटा, इतनी बातें जल्दी से एक बार फटाफट से बता दीजिए, समझ में आया या नहीं? तो 2 से भैया 2 कट गया, 2 से भैया 2 कट गया, तो बचा कौन, बी फ्रीक्वेंसी पाई एल स्क्वायर। अब जो पाई एल स्क्वायर है वो कौन है, पाई एल स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा,
इसका एरिया हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया बी फ्रीक्वेंसी ए, बी फ्रीक्वेंसी है। तो ये फॉर्मूला आप लोग यूज़ कर सकते हैं। सेम ये डिस्क के लिए होगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, डेरिवेशन नहीं है पेपर के अंदर, इसकी डिस्क के लिए डेरिवेशन नहीं है, बट आप इसको एक बार से याद कर लेना। मतलब इसकी डेरिवेशन है पेपर में, जो ऑलरेडी मैंने डिटेल वन शॉट में करवा रखी है, उसको आप देख सकते हैं। रिवीजन कर रहे हैं तो ऊपर ऊपर से ही देखेंगे। ओके, इसकी डेरिवेशन नहीं है, तो इसको सिर्फ इतना ही हम यहाँ से पढ़ सकते हैं। चलो नेक्स्ट आता है यार हमारे पास इंडक्टर। इंडक्टर क्या होता है भैया? इंडक्टर होती है एक डिवाइस, कुछ इस तरीके की, मतलब वायर को ऐसे इस तरीके से वाउंड किया होता है, ठीक है। इस तरीके से क्या किया होता है? वाउंड। एन इंडक्टर इज अ डिवाइस फॉर स्टोरिंग एनर्जी इन ए मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मतलब यहाँ पे इंडक्टर के अंदर एक एनर्जी स्टोर हो रही है, एनर्जी स्टोर हो रही है, आप लोग ये बोल सकते हो। एन इंडक्टर इज अ डिवाइस फॉर स्टोरिंग एनर्जी इन ए मैग्नेटिक फील्ड। एन इंडक्टर इज जनरली कॉल्ड एज इंडक्टेंस। इसको कई बार इंडक्टेंस भी बोला जाता है। इन यूजुअल प्रैक्टिस ए कोयल और सोलिनोइड इज ट्रीटेड एज इंडक्टर। मतलब जो एक कोयल होती है, ये ऐसे कोयल या कोई सोलिनोइड बनाया हुआ है, तो उनको इंडक्टर ही बोला जाता है। उसका सिंबल ये रहा आप लोगों के पास। मतलब इंडक्टर क्या करता है? एनर्जी स्टोर करता है इन ए मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आई चीज़ें? अब इंडक्टर है तो हमारे पास हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे सेल्फ इंडक्शन, एक पढ़ेंगे म्यूचुअल इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन क्या है भैया? ध्यान से सुनना, बिल्कुल सिंपल तरीके से है। वेन एवर द करंट पासिंग थ्रू ए कोयल और सर्किट चेंजेस। मान लो एक कोयल है, ठीक है, ये एक कोयल है, इससे जब भी कोई क्या हो रहा है? करंट पास हो रहा है, ठीक है, किसी कोयल से सर्किट से पास हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद इट ऑल्सो चेंज। भाई करंट उसमें से क्या हो रहा है? बदल रहा है। करंट क्या बनाएगा? फ्लक्स बनाएगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, और वो उसी कोयल के साथ अटैच हो रहा है। तो इसका मतलब है द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद इट विल ऑल्सो चेंज। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस एन EMF इज इंड्यूस इन द कोयल। तो इसका मतलब क्या है? जहाँ पे फ्लक्स चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब किसी सर्किट के साथ या कोयल के साथ अटैच हो रही है और वो चेंज हो रही है, तो उसका मतलब वहाँ पे क्या बनने वाला है? वहाँ पे EMF बनने वाला है, एक इंड्यूस EMF बनने वाला है, ठीक है। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस एन EMF इज इंड्यूस इन द कोयल, जो क्या करेगा? विच अपोजिज द चेंज दैट कोज इट। मतलब अब वो इस डायरेक्शन में बनेगा। मतलब जैसे कि मान लीजिए पहले क्या था कि करंट अगर इंक्रीज हो रहा है, चेंज हो रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है, तो उसको डिक्रीज करेगा। सेम वही लेंज लॉ वाला रूल कि फ्लक्स अगर ऐसे है तो उसको क्या करने वाला है? वो फ्लक्स अगर ऐसे है तो उसको ऐसे करने वाला है, अपोज करने वाला है, अगर वो इंक्रीजिंग है। अगर डिक्रीजिंग है तो उसी डायरेक्शन में उसको वो फिर इंक्रीज करेगा। क्लियर है? इस फिनोमिना को बोला जाता है सेल्फ इंडक्शन, क्योंकि ये एक ही कॉइल के अंदर खुद से हो रहा है, उसी में करंट पास कर रहे हैं, उसी के साथ फ्लक्स अटैच हो रहा है और उसी में एक EMF बन रहा है, ठीक है। और इस EMF को बैक EMF भी बोला जाता है। इस EMF को सेल्फ इंड्यूस EMF या फिर बैक EMF भी बोला जाता है। अब एक छोटी सी रिलेशन है जो आप लोगों को याद रखनी ही होगी। देखो कब क्या होता है कि जब सोलिनॉइड के अंदर या फिर इंडक्टर के अंदर हम एक करंट पास करते हैं I, तो उससे क्या बना? फ्लक्स। फ्लक्स इसी के साथ अटैच हो रहा है, तो इसका मतलब जो फाई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I हुआ, तो फाई इज इक्वल टू बन जाएगा LI। अब ये L क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या फिर सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल बोलते हैं। अगर EMF की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो सिंपल है, E क्या होता है भैया? माइनस डी फाई बाई में dt होता है। फाई की वैल्यू इज LI है, तो L एक कॉन्स्टेंट है, उसको बाहर लिया, तो ये बन गया E इज इक्वल टू माइनस L DI बाई में dt, माइनस L DI बाई में dt हुआ। ऐसा यूनिट की अगर मैं बात करूं किसकी? इंडक्टेंस की, तो वो होती है भैया हेनरी। एक तरीके से ये रेजिस्टेंस ही है, एक तरीके से ये क्या है? रेजिस्टेंस, क्योंकि ये जो ग्रोथ हो रही है करंट की उसको डीके कर रहा है, ठीक है, डीके कर रहा है। ओके चलिए, तो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए एयर कोल्ड सोलिनॉइड, मतलब एक सोलिनॉइड है जिसमें से करंट जा रहा है I, जिसकी लेंथ है L, जिसका एरिया क्रॉस सेक्शन है A, जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स है कैपिटल N, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है N/L, ठीक है। तो उसके लिए सेल्फ इंडक्टेंस हमें लिखना है कितना है। देखो यार, आपको पता है कि जब करंट जाता है तो उसके अंदर एक फील्ड बनता है, तो आप लिख सकते हो कि म्यू नॉट NI बनता है, जिसमें जो स्मॉल n है वो कौन है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, जो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो इसका मतलब जो टोटल फ्लक्स है यहाँ पे वो कितना है? ये तो हमने फील्ड लिखा ना कि इस सोलिनॉइड के अंदर फील्ड कितना होगा, फ्लक्स कितना होगा, कि फ्लक्स कितना अटैच हो रहा है यहाँ पे, तो वो लिखेंगे हम फाई इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स भी साथ में लेंगे। मैंने पहले बोला था कि अगर किसी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स आ रही हैं तो टर्न्स को भी आप लोग इंक्लूड करोगे, ठीक है, टर्न्स को भी आप लोग इंक्लूड कर लोगे। तो फाई इज इक्वल टू हुआ NBA कोस थीटा। अब यहाँ पे देखो फील्ड इसमें से ऐसे जाएगा, इनका जो एरिया है वो भी इसी डायरेक्शन में, तो इसलिए कोस 0 को 1 लेंगे, तो इसको हटा दिया हमने, ठीक है। तो NBA बचा, इसमें से B की वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट किया, तो N की वैल्यू कितनी है? NL हो जाएगी, तो N की वैल्यू हो गई NL
बी की वैल्यू होगी म्यू नोट एन आई, और साथ में हो गया ए, यहाँ पे पड़ा हुआ है तो बस इसको यहाँ पे लिखा। अब तुम्हें पता है कि फाई इज इक्वल टू होता है एल आई, हमें निकालना है एल, तो फाई बाई आई निकाल दो, वो एल बन जाएगा। तो यहाँ से इस रिलेशन से हमने फाई बाई आई कर दिया, इस रिलेशन से हमने फाई बाई आई कर दिया, और फाई बाई आई को हम बोलते हैं एल, तो हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है। क्लियर है। अब यहाँ पे सोलिनॉइड के बीच में क्या थी, एयर थी, तो दैट्स वाई यहाँ पे म्यू नोट है। अगर कोई मीडियम होता तो म्यू लगा देते, अगर कोई मीडियम होता तो म्यू लगा देते। क्लियर है। तो ये हमने उसी के लिए लिखा हुआ है, क्योंकि म्यू को आप म्यू नोट म्यू आर लिख सकते हो। क्लियर है इतनी बातें। नेक्स्ट आता है म्यूचुअल इंडक्शन। अब नाम से पता लग रहा है कि म्यूचुअल है, तो दो को हम कंसिडर करेंगे। वेन एवर द करंट पासिंग थ्रू ए कोयल और सर्किट चेंजेस, जब किसी कोयल या सर्किट में से क्या होगा, करंट पास होगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद ए नेबरिंग कोयल, मतलब जो पड़ोस में अगर कोयल या सर्किट रखा होगा तो उसके साथ जो फ्लक्स है वो चेंज होगा। देखो यार, मान लो एक कोयल ये है, इसमें से मैंने करंट पास किया तो फील्ड बना। अब फील्ड बना, ठीक है, फील्ड मतलब फ्लक्स बना। अब ये फ्लक्स इसके साथ अटैच हो रहा है, अगर यहाँ पे करंट चेंजिंग है तो ये फील्ड लाइंस भी चेंजिंग होगी, और चेंजिंग इसके साथ अटैच हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हेंस एन ईएमएफ विल इंड्यूस इन द नेबरिंग कोयल। तो इससे क्या होता है, आपने फर्स्ट कॉइल में, प्राइमरी कॉइल जिसको बोल रहे हो, उसमें करंट दिया चेंजिंग, उससे फ्लक्स बना, वो अटैच हुआ सेकेंडरी के साथ, और सेकेंडरी में ईएमएफ बन गया, ठीक है। तो भाई ये जो प्रोसेस कहलाता है ये म्यूचुअल इंडक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, म्यूचुअल इंडक्शन कहलाता है। क्लियर, समझ में आई चीज़ें। द कॉइल और सर्किट इन विच द करंट चेंजेस, जिस सर्किट या कॉइल में से करंट चेंज होता है उसको प्राइमरी बोलते हैं, जिसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है उसको सेकेंडरी बोलते हैं। तो ये एक प्राइमरी कॉइल है, ये एक सेकेंडरी कॉइल है। मैंने क्या किया, यहाँ पे प्राइमरी कॉइल में आईपी करंट दिया, आईपी मतलब करंट इन प्राइमरी दिया। अब इससे क्या होगा, फ्लक्स होगा, वो फ्लक्स अटैच हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अटैच हो रहा था, तो मतलब फ्लक्स इन सेकेंडरी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन प्राइमरी। अब प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म कर देंगे तो फाई एस इज इक्वल टू एम आई पी होने वाला है। एम इज वट, एम इज द प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट, जिसको हम कॉफिशिएंट भी बोलते हैं, कॉफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। तो फॉर्मूला आप लोगों के पास आ गया। ईएमएफ की फॉर्म में लिखना चाहते हो तो आप ऐसे लिख सकते हो, ई इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी होता है, फाई की वैल्यू लिख दोगे, फाई की वैल्यू कितनी है भैया, एम आई पी, एम बाहर आ जाएगा, तो दैट्स वाई हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है। अब नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है कॉफिशिएंट ऑफ कपलिंग। क्या होता है यार कॉफिशिएंट ऑफ कपलिंग, ध्यान से देखना। कॉफिशिएंट ऑफ कपलिंग ऑफ टू कॉइल्स क्या बताता है, इज ए मेजर ऑफ द कपलिंग बिटवीन द टू कॉइल्स एंड इज गिवन बाय दिस। देखो यार, मैंने एक रखा ये एक कॉइल, मैंने एक रखी ये कॉइल, तो आपने क्या किया, इसमें से करंट दिया, इससे फ्लक्स यहाँ पे अटैच होगा। अब मैंने क्या किया कि एक कॉइल को ऐसे रखा, एक कॉइल को मैंने यहाँ पे रख दिया, आपने यहाँ पे करंट दिया, इस कॉइल में से करंट दिया, उससे फ्लक्स यहाँ पे अटैच होगा। एक आपने ये केस लिया और एक आपने ये केस, मतलब ये वाला एक केस, ये एक केस, और एक इससे पहले वाला जो मैंने बनाया था। तो भैया किस केस में सबसे ज़्यादा फ्लक्स अटैच हो रहा है, तो वो कपलिंग बता रहा है, वो कॉफिशिएंट ऑफ कपलिंग बता रहा है। उसके लिए एक फॉर्मूला ये रहा, समझ में आ रही चीज़ें। तो फॉर्मूला है के कॉफिशिएंट ऑफ कपलिंग, एम इज म्यूचुअल इंडक्टेंस, नीचे अंडर रूट में L1 L2। क्लियर है, समझ में आया। नेक्स्ट देखो, इसके बाद है यार कॉफिशिएंट ऑफ कपलिंग मैक्सिमम कब होगा, जब एक ही जगह दो कोयल को लपेट दिया जाएगा, प्राइमरी को भी और सेकेंडरी को भी लपेट दिया जाए, तो फ्लक्स लीकेज होगी ही नहीं। और अगर मान लो मैं इस तरीके से रखता हूँ, अगर मान लो मैं इस तरीके से रखता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, कपलिंग लार्ज होगी, मैक्सिमम नहीं होगी, मैक्सिमम नहीं होगी, सिर्फ लार्ज होगी। और यहाँ पे अगर मैं ऐसे रखता हूँ भैया, तो इस केस में मिनिमम होगी भैया, कॉफिशिएंट ऑफ कपलिंग जो होगा वो मिनिमम होगा। अगर मान लो दो कंसेंट्रिक कॉइल्स आपने ली, या फिर दो सोलिनॉइड ले लिए, कॉन्सेंट्रिक सोलिनॉइड ले लिए, उनके लिए अगर हमें एम लिखना है तो आप एम लिखोगे ऐसे, म्यू नॉट, मतलब उनके अंदर जो मीडियम है वो एयर हमने माना, साथ में नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, या मतलब फर्स्ट वाला सोलिनॉइड, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी, साथ में उनका जो एरिया, कॉमन एरिया है, ए जो है वो कॉमन एरिया है, नीचे उनकी लेंथ जो हमने सेम ली है, ठीक है। द कॉफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग को एक्सियल सोलिनॉइड, ईच ऑफ लेंथ L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, वाउंड ऑन एयर कोर, उनके लिए म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला ये होने वाला है। जो N1 और N2 हैं वो कौन है, N1 और N2 जो है वो भैया नंबर ऑफ टर्न्स है इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अगर मान लीजिए इंडक्टेंस कैसे हैं भैया, मतलब कॉम्बिनेशन में है, मतलब सीरीज में अगर लगे हुए हैं, तो इसकी इंडक्टेंस हमने L1 लिखी, इसकी सेल्फ इंडक्टेंस हमने L2 लिखी। तो अगर ये सीरीज में है तो हम इसका फॉर्मूला यूज़ करेंगे ऐसे। हमारे बोर्ड लेवल पे हमें बोला गया कि हमें सिर्फ इस तरीके से पढ़ना है, मतलब m को हम 0 मान रहे हैं, क्योंकि यार अगर इसमें से प्राइमरी में से करंट जा रहा है तो
सेकेंडरी में भी तो ईएमएफ बन सकता है ना, मतलब म्यूचुअल इंडक्शन हो सकती है, उसको हमने यहाँ पे जीरो माना है। लेकिन अगर एम को जीरो नहीं मानते तो सीरीज में फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा, L1 प्लस L2 प्लस माइनस 2m। प्लस कब यूज़ करना है, जब दोनों कॉइल में से फ्लक्स जो सेम डायरेक्शन में होगा। मान लो इसमें से भी ऐसे हो, इसमें से भी ऐसे हो, ठीक है, जैसे ये है, अब ये ऐसे बन गया तो इसमें से ऐसा हो गया, यहाँ से फ्लक्स ऐसे हो गया, इसमें ऐसे हो गया, तो इसमें क्या होने वाला है भैया, उस केस में आप फिर क्या लिखोगे, सब्ट्रैक्ट लिखोगे, मतलब माइनस का निशान लिखोगे। अगर पैरेलल में है तो पैरेलल में कुछ इस तरीके से लिखने वाले हैं, एम को अगर जीरो मानेंगे। एम को जीरो नहीं लेना तो आप लिखोगे L1 L2 माइनस एम स्क्वायर, नीचे लिखेंगे L1 प्लस L2 प्लस माइनस 2m लिखने वाले हैं। क्लियर है। हमें जनरली सिर्फ इतने फॉर्मूला से ही डील करना होता है, इनसे नहीं डील करना होता बोर्ड लेवल पे, तो डरने की जरूरत नहीं है। अब मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इंडक्टर क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है, तो एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ LI स्क्वायर होता है उसमें से जाने वाले करंट का। ठीक है, क्लियर है बेटा। नेक्स्ट देखिएगा, जनरेटर है। जनरेटर क्या करता है भैया, मैग्नेट के बीच में क्या रखी होती है, कोयल रखी होती है, उसको घुमाया जाता है और उससे एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। तो आप बोल सकते हैं जनरेटर प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम मैकेनिकल वर्क। मैकेनिकल वर्क हो रहा है, मोटर घूम रही है मैग्नेट्स के बीच में, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, अब मोटर में क्या होता है, मोटर क्या करती है, मोटर इलेक्ट्रिक एनर्जी लेके मैकेनिकल वर्क करती है। तो ये इसका मतलब ये जस्ट अपोजिट द किसके है, जस्ट अपोजिट ऑफ मोटर डज, मतलब जो मोटर काम करती है उसके अपोजिट ये काम करता है। इसका प्रिंसिपल क्या होता है भैया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यहाँ पे देख लो, ये है भैया क्या, ये है मैग्नेट्स नॉर्थ, ये है साउथ, इसके बीच में एक कोयल है, आर्मेचर कोयल बोलते हैं जिसको, जो वाइंडिंग की होती है ना, और यहाँ पे लगे हुए ये स्लिप रिंग्स होते हैं जो मूवेबल होते हैं, और ये जो पार्ट है ये कार्बन ब्रश होते हैं, मतलब अंदर वाले सर्किट से जो करंट बन रहा है, ईएमएफ बन रहा है, उसको मतलब उसका कनेक्शन आउट सर्किट में करने के लिए। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ पे आगे की तरफ हमने लगाए होते हैं आउटपुट लेने के लिए कुछ भी लोड रजिस्टर, जिस पे भी हमें आउटपुट चाहिए वहाँ पे हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। क्लियर है इतनी बातें। अब इसके घूमने से यहाँ पे देखो, ये इसका क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ घूम रहा है, तो इसमें एक ईएमएफ जनरेट होगा। उस ईएमएफ का फॉर्मूला होता है NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी, NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी होता है। अब अगर मुझे मैक्सिमम चाहिए, अगर मान लो मुझे देखना है कि मैक्सिमम ईएमएफ कितना बन रहा है यहाँ पे, तो आप क्या करोगे, इसको 1 करोगे, तो उसमें ये मैक्सिमम बन जाता है। मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम की वैल्यू आ जाएगी E0, जिसको हम बोलते हैं NBA ओमेगा आ जाएगी। क्लियर है। बाकी सब चीज़ें यहाँ पे जो N है वो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, B मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो सब बातें मैंने आप लोगों को बता दी हैं। ठीक है, ये हैं भैया अलग अलग पोजीशन कि कॉइल जब किसने एंगल पे होती है तो क्या क्या चीज़ें किस किस तरीके से ईएमएफ बन रहा होता है। जो हम AC के अंदर करंट की इक्वेशन पढ़ते हैं, I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी, वो साइन इसलिए ही रखते हैं क्योंकि ईएमएफ ऐसे चलता रहता है, साइनोसॉइडल फॉर्म में ही चलता रहता है। क्लियर है, समझ में आई इतनी बातें। तो ये था बेटा जी आप लोगों के पास क्या, देखो ये अलग अलग पोजीशन है बेटा, ये अलग अलग पोजीशन है। यहाँ पे फील्ड लाइन्स तो ऐसे ही चल रही है, फील्ड लाइन्स तो ऐसे चल रही हैं। यहाँ पे ये अलग एंगल पे है, यहाँ पे ये अलग एंगल पे है, ठीक है, यहाँ पे ये अलग एंगल पे है, यहाँ पे फिर से अलग, मतलब पूरी एक मोटर क्या कर रही है भैया, ऐसे मैं मोबाइल उठा लेता हूँ, इसको ऐसे 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 ये घूम रही है, तो इसके साथ अटैच होने वाली जो फील्ड लाइन्स है वो बदल रही है, जिससे ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है और उससे करंट बन रहा है। ठीक है, तो ये था आप लोगों के लिए EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक 30 मिनट रिवीजन वीडियो, जिसमें हमने रैपिड रिवीजन इसकी करी है। ऑलरेडी मैं बोल रहा हूँ कि इसका वन शॉट ऑलरेडी करवा दिया है, डिटेल नोट्स दे रखे हैं, प्रीवियस ईयर MCQ 1 पेजेस नोट्स सब दे दिए गए हैं भाई साहब। चाहिए क्या, सिर्फ आप लोगों को अच्छे मार्क्स लाने के लिए, फोड़ने के लिए फिजिक्स में सिर्फ पढ़ना है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना। चलिए इसी के साथ इस वीडियो सेशन को करते हैं समाप्त, मिलते हैं जल्दी से नए सेशन में। सो बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।